अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने ड्रग डिस्कस करनी है वो है आपकी एम्फेटामिन, जो कि है इनडायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट। ठीक है, कौन सा एगोनिस्ट? आपका सिंपैथो मिमेटिक भी बोलते हैं या एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट भी बोल सकते हैं। अब ये जो एम्फेटामिन है इसे नॉन कैटिकोलानर्जिक भी बोलते हैं। ठीक है, नॉन कैटिकोलामिनर्जिक का क्या मतलब है? यानी कि जो कैटिकोलामिन्स होती हैं उनसे इसका स्ट्रक्चर नहीं मिलता जुलता। ठीक है, कैटिकोलामिन्स में कौन सी आ जाती हैं? ये आपकी एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन वगैरह आ जाती हैं। ठीक है, अब इसका जो इफेक्ट है कोकेन से मिलता जुलता है। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी एक्ट करता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी एक्ट करता है। अब ये दो तरह से ना काम करती है। एक तो जो आपके इंट्रासेलुलर स्टोर्स होते हैं, इंट्रासेलुलर स्टोर्स किसके? कैटिकोलामिन्स के। यानी कि वो जो वेसिकल्स हमने पढ़ी थी, हम पिक्चर में दोबारा से देख लेते हैं। ये जो हमने स्टोर्स पढ़े थे ना, ये वाले जो वेसिकल्स के अंदर स्टोर्स हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा ना ये रिलीज़ करवाती है, इनको ये स्टिमुलेट कर देती है, उनका रिलीज़ करवाती है, सो दैट ये रिलीज़ करें आपके न्यूरोट्रांसमीटर को इनटू सिनेप्टिक क्लेफ्ट। एक इस तरह से। सेकेंडली, यहाँ पर जो एंजाइम होता है, ठीक है, जिस एंजाइम ने इस रिसेप्टर से इसे रिमूव करना होता है, उसे भी ब्लॉक कर देती है। तो बेसिकली कौन सा एंजाइम होता है? माओ एंजाइम होता है, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम है, और बेसिकली ये उसको भी ब्लॉक कर देती है, और सेकेंडली इनका रिलीज करवाती है। तो दोनों तरह से हो रहा क्या है, आपके जो साइनैप्स है उसमें आपका न्यूरोट्रांसमीटर, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर? आपके एसिटाइल कोलिन, ये सॉरी एसिटाइल कोलिन नहीं, नोरेपिनेफ्रिन। नोरेपिनेफ्रिन का लेवल इंक्रीज कर जाएगा, और नोरेपिनेफ्रिन का लेवल जब इंक्रीज करेगा तो वो ज़्यादा रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा। जितना ज़्यादा रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा उतनी रिसेप्टर की एक्टिवेशन होगी। ठीक है, और उतना आपका इफेक्ट, जो सिंपैथेटिक इफेक्ट है, वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह से ये क्या करती है, अपना काम करती है। सेंट्रली भी काम करती है, पेरिफेरली भी काम करती है। और न्यूरोट्रांसमीटर के लेवल को साइनेप्स में क्या कर देती है? इंक्रीज कर देती है। उसके अलावा अगर हम देखें तो ये माओ को भी इनहिबिट करती है, जो कि है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम। और इन दोनों वेज के से ये क्या करती है, ये वर्क करती है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इसका बहुत पावरफुल इफेक्ट है, और एज कम्पेयर टू अदर साइट्स। तो ये बोथ अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स दोनों पर काम कर सकती है। ये यही रीज़न है कि ये आपकी जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर दोनों को इंक्रीज करती है। लार्ज डोज में अगर देंगे तो ये कार्डिक अरिथमियास कॉज कर देती है। कार्डिक अरिथमियास का मतलब होता है आपकी डिस्टरबेंस इन दी हार्ट रेट। ठीक है, उसके बाद ये माइड्रियसिस कॉज करती है। माइड्रियसिस क्या होता है? आपका प्यूपिल डायलेशन होता है। थेरेप्यूटिक यूजेस की बात करें तो ये जो ड्रग है आपकी, ये साइकोलॉजिकल यूज, जो साइकोलॉजिकली है उसमें ज़्यादा यूज़ की जाती है। ठीक है, साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस भी इसकी हो जाती है। अच्छा, अब ये कौन से डिसऑर्डर में ज़्यादातर यूज़ होती है? जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होती हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होती हैं। ठीक है, और एक और मसला ये है कि इसका जो यूज़ है थोड़ा लिमिटेड होता है। क्यों? क्योंकि ये आपकी डिपेंडेंस कॉज करती है, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस भी, फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस भी, और टॉलरेंस भी इनकी डेवलप हो सकती है। ठीक है, यानी कि कोई आपको एडिक्शन हो सकती है सिंपली, और फिर उस एडिक्शन के रिजल्ट में आपकी जो डोज है वो आपको इंक्रीज करने की रिक्वायरमेंट हो सकती है। अब ये जो डिजीज जिसमें यूज होती है उसका नाम है ADHD, अटेंशन डिफेक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अब ये जो आपका अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, इसमें होता क्या है? इसमें आप जो पेशेंट होता है, जो बच्चे होते हैं, वो एक काम पर ना फोकस नहीं कर सक रहे होते। वो ज़्यादा देर तक एक ही काम को नहीं कर सक रहे होते, उनकी एबिलिटी नहीं होती फोकस करने की। बहुत सारी डेविएशन आ जाती हैं। उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, उनके अटेंशन को इम्प्रूव करने के लिए बेसिकली आपकी एम्फेटामिन दी जाती है। अच्छा, अब ये आपकी जो अटेंशन होती है, पेशेंट्स की अटेंशन,
उसको ये इम्प्रूव करने में रोल प्ले करती हैं। दूसरा ये किस में यूज़ होती हैं? दूसरा ये आपकी यूज़ होती हैं नार्कोलेप्सी में। नार्कोलेप्सी अब क्या है? ये आपका स्लीप डिसऑर्डर है, और उस स्लीप डिसऑर्डर को, स्लीप रेगुलेशन, स्लीप साइकिल को रेगुलेट करने में आपका एम्फेटामिन यूज़ होता है। अब ये जो आपकी कंडीशन है, इसमें आप इसे सिंपल वर्ड्स में भी यूं भी देख सकते हैं कि हर वक्त नींद आए रहना, काम करते हुए नींद आए रहना, आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो इस सब केसेस में फिर आपकी पेशेंट को अगर बहुत सिवियर है तो उस केस में फिर एम्फेटामिन आपको दी जाती है। फार्माकोकाइनेटिक्स में अगर हम देखें तो ये एब्जॉर्ब हो जाती है जीआईटी से, लिवर से मेटाबोलाइज होती है और एक्सक्रीट आउट होती है यूरिन से। एडवर्स इफेक्ट में क्या है? एडवर्स इफेक्ट जो अनडिजायरेबल इफेक्ट हैं आपके एम्फेटामिन के, उनमें इंसोम्निया आता है। इंसोम्निया मतलब नींद ना आना, इरिटेबिलिटी, वीकनेस, डिजनेस आपको होती है। ट्रेमर्स होते हैं, ट्रेमर्स का मतलब होता है झटके लगना। उसके अलावा जो है कंफ्यूजन भी कॉज करती है, सुसाइडल टेंडेंसी को आपकी इंक्रीज हो जाती है पेशेंट में। एरिथमियाज, कार्डिक एरिथमियाज कॉज कर सकती है, मतलब आपकी हार्ट रेट वगैरह, हार्ट रेट में इशू आ सकते हैं। हाइपरटेंशन हो सकती है। एंजाइना पेन, एंजाइना पेन बेसिकली आपके चेस्ट पेन को बोलते हैं, ठीक है। अब ये कौन सा पेन होता है? दैट इज लिंक्ड विद योर हार्ट। अब आपकी चेस्ट में पेन हो रहा है, क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, ठीक है। और ऑक्सीजन डेफिशिएंसी क्यों हो रही है? इसके मल्टीपल रीज़न हो सकती हैं, और इसमें ये बहुत ज़्यादा सिवियर होती है, शार्प होती है, और ये आपकी जो है आपकी लेफ़्ट साइड पे भी जा रही होती है, लेफ़्ट आर्म वाली साइड पे, इवन कि आपके जॉ में भी और आपके नेक में भी ये पेन जो है डेविएट हो रही होती है। हेडेक है, उसके बाद आपका एक्सेसिव स्वेटिंग हो सकता है, नोज़िया और डायरिया भी इसके सिम्टम्स में आ जाता है। हाँ, उसके बाद हमने एक और ड्रग पढ़ी थी आपकी, जो हमने इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, जिसमें हमने कहा था मिक्स्ड एक्शन एगोनिस्ट, जिसमें हमने एफेड्रिन पढ़ी थी। इसका आपकी बुक में ज़्यादा मेंशन कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि मिक्स्ड एक्शन है तो मैं इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देती हूँ। एफेड्रिन जो बेसिकली है ना आपकी मिक्स्ड एक्टिंग ड्रग है, यानी कि ये डायरेक्टली भी काम करती है, इनडायरेक्टली भी काम करती है। डायरेक्टली ये आपके अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेगी, और इनडायरेक्टली ये क्या करती है, जो आपका रीअपटेक का प्रोसेस होता है उसको उसको ब्लॉक करती है, इनहिबिट करती है। और थर्डली जो है आपके जो रिलीज होता है न्यूरोट्रांसमीटर का, उसको भी इंक्रीज करा देती है। तो इन दिस वे ये मिक्स्ड एक्शन भी अपना परफॉर्म करती है। हाँ, अच्छा, उसके बाद जो हमने करना है वो आपकी है एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट, ठीक है। एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट अब कौन से ड्रग्स होंगी? इन्हें हम सिंपैथोलिटिक्स भी बोलते हैं, यानी कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी को डिक्रीज करेंगी। अब ये जो है लार्ज नंबर ऑफ ड्रग्स हैं जो इनहिबिट करती हैं आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, इन्हें हम एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट बोलते हैं। और इनको हम वेरियस क्लासेस में वो डिवाइड करते हैं, जो कि आपकी यहाँ पर मेंशन्ड है। सबसे पहले आपके अल्फा ब्लॉकर्स आते हैं, फिर बीटा ब्लॉकर्स आ जाते हैं, फिर वो आते हैं ड्रग्स इफेक्टिंग न्यूरोट्रांसमीटर अपटेक और रिलीज। अब जो अल्फा ब्लॉकर्स होंगे वो अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे, जो बीटा ब्लॉकर होंगे वो बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगी। जो आपकी अपटेक और रिलीज को इफेक्ट करें वो आपकी उसमें आ जाती है रेजरपिन, ठीक है। तो वन बाय वन हम इन सबको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपकी आ जाती है पेरेजोसिन, जो कि आपकी है अल्फा ब्लॉकर। अल्फा ब्लॉकर है तो सिर्फ जहाँ जहाँ आपके अल्फा रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, और उनमें से भी अल्फा रिसेप्टर की हमने दो टाइप्स पढ़ी थी, अल्फा वन और अल्फा टू। उनमें से भी स्पेसिफिकली ये जो हैं ये किस पे बाइंड करते हैं? अल्फा वन रिसेप्टर्स पे, ठीक है। और अल्फा वन रिसेप्टर्स पे ये क्या कॉज करे? अल्फा वन रिसेप्टर्स की बेसिकली ब्लॉकेज कॉज कर देते हैं। और ये यूज़ किस में होते हैं? ये आपकी हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं। हाइपरटेंशन क्या है? हाइपरटेंशन बेसिकली बोलते हैं परसिस्टेंट एलिवेटेड ब्लड प्रेशर,
ठीक है, यानी कि आपका काफ़ी टाइम से आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज रह रहा है, मुसलसल इंक्रीज रह रहा है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरटेंशन। अच्छा, अब ये कैसे काम करती है, ये बेसिकली जो है आपके डिक्रीज कर देती है पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस को। जो आपके अल्फा वन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो आपके ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं, उनको उधर ये क्या कॉज कर देगी, उधर ना ये डायलेशन कॉज कर देगी, और आपका जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस टू फ्लो, ठीक है, उसको डिक्रीज करेगी, तो आपका आर्टीरियल ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, और आपकी आर्टरीज और वेन्स और स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर देती है, ठीक है। और ये आपकी जो है जो आपका रिस्पॉन्स करना होता है एड्रीनलिन ने और नॉर एड्रीनलिन ने, उसको बेसिकली ये इनहिबिट करती है, और आपकी आइज में क्या करती है, आइज में आपकी मायोसिस कॉज कर देगी। अब हाइपरटेंशन में परेजोसिन जो है वो यूज़ की जाती है। अच्छा, एक और बात, अल्फा वन रिसेप्टर पे तो ये खुद बाइंड करती है, अल्फा टू रिसेप्टर पे बाइंड नहीं करती। अब अल्फा टू रिसेप्टर पे जो बाइंड नहीं करती ना, उसी रीज़न की वजह से ना, ये क्या है, ये यूज़फुली यूज़ की जाती है हाइपरटेंशन के केसेस में, क्योंकि इसकी जो अल्फा टू रिसेप्टर को ना ब्लॉक नहीं करती। बेसिकली अल्फा वन रिसेप्टर तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी को एक्टिवेट करते हैं, लेकिन जो अल्फा टू रिसेप्टर्स है ना, वो बेसिकली सिंपैथेटिक एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं, उनको ज़्यादा एक्सेसिव होने नहीं देते, मतलब वो उसको डिक्रीज करते हैं, अगर हम सिंपली बोलें। तो अगर पेराजोसिन अल्फा टू रिसेप्टर को भी इनहिबिट करती तो वो रेगुलेशन क्रिएट नहीं होती, ठीक है। तो ये सिर्फ अल्फा वन रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, अल्फा टू रिसेप्टर्स को ब्लॉक नहीं करते। अल्फा टू रिसेप्टर भी अल्टीमेटली एक तरह से लोअर कर रही होती है सिंपैथेटिक एक्टिविटी को, पराइजोसिन भी कर देती है, और इन दोनों का रिस्पॉन्स से आपका हाइपरटेंशन या आप कह लें हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। इसका आप कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, ड्रॉबैक्स भी हैं, उनमें ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है फर्स्ट डोज इफ़ेक्ट। अब ये इस ड्रग लेने से ये होता है कि जब आप एकदम से डोज लेते हैं हाँ पेराजोसिन की, तो आपको फेंटिंग हो सकती है। और फेंटिंग किस तरह, जैसे ही आपने बैठ के खड़े हुए या खड़े होके मूव करना स्टार्ट किया आपने, तो आपको चक्कर आ सकता है, आप फेंट हो सकते हैं और आपको एक्सेसिव हाइपोटेंशन कॉज हो सकती है। हाइपोटेंशन मतलब डिक्रीज ब्लड प्रेशर, तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट डोज इफेक्ट, ठीक है। ये जो इफेक्ट आता है इसे क्या कहते हैं, फर्स्ट डोज इफेक्ट। ये फर्स्ट डोज इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए, ताकि फर्स्ट डोज इफेक्ट ना आए, इसलिए ये किया जाता है कि आपकी जो डोज है ना फर्स्ट टाइम, वो आपकी वन थर्ड या वन फोर्थ आपकी नॉर्मल डोज से दी जाती है। यानी कि इस बात का अगर हम सिंपल मतलब ये लें कि आपका सिर्फ जो पूरी डोज होगी उसमें से सिर्फ एक हिस्सा आपको दिया जाता है, यूज़ किया जाता है। हम्म, तो अगर किसी लेट से कि अगर हमने 100 mg किसी पेशेंट को देनी है, उसकी नॉर्मल डोज इतनी बनती है, तो हम उसको कितना कर देंगे, उसे वन फोर्थ देंगे फर्स्ट डोज में। तो हम उसे सिर्फ 25 mg देंगे स्टार्ट में, फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली उसे क्या कर देंगे, फिर उसे अपनी नॉर्मल डोज पे ले आएंगे, सो दैट उसे ये फेंटिंग वाला इशू ना आए। एडवर्स इफेक्ट में यही मेंशन है कि डिजीनेस कॉज करती है, लैक ऑफ एनर्जी होती है, नेजल कंजेशन, नेजल कंजेशन का मतलब है नाक बंद हो जाना, हेडेक, और ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ऑर्थोस्टैटिक का मतलब होता है पोस्चर, पोस्चर से रिलेटेड है, और हाइपोटेंशन मतलब आपके जब पोस्चर चेंज करने से आपकी ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाए, उसको हम बोलते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। उसके बाद आपकी प्रोप्रानोलोल आ जाती है, जो कि बीटा ब्लॉकर है। ये जो है नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है, यानी कि ये बीटा वन और बीटा टू दोनों रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, ठीक है। अब ये जो है हाइपरटेंशन में यूज़ होती है, एंजाइना में यूज़ होती है, कार्डिक अरिथमियाज में, जो आपका कंजस्टिव हार्ट फेलियर है, ग्लोकोमा है, इन सब कंडीशन में आपकी बीटा ब्लॉकर यूज़ होती है। अब इनके नाम के आखिर में हमेशा ओलोल आता है, लेकिन कुछ जो हैं उनमें सिर्फ लोल आता है, ठीक है, जैसे कार्बिडिलोल। अब ये इसकी जो एबिलिटी है, इस ये जो प्रोटोटाइप ड्रग हमने डिस्कस किया था, जो फर्स्ट ड्रग होती है क्लास की, तो बीटा ब्लॉकर में जो फर्स्ट क्लास ड्रग है वो प्रोप्रानोलोल है, नाम आपने सुना होगा, इंड्राल के नाम से सेल भी होती है, कॉमनली बहुत यूज़ की जाती है इसमें। अब आपकी बीटा वन रिसेप्टर की एक्टिविटी भी है और बीटा टू रिसेप्टर की एक्टिविटी भी है।
इसमें आपकी सस्टेन रिलीज भी टैबलेट्स आती हैं जो आपको सिर्फ दिन में एक दफ़ा लेनी होती हैं। फार्माकोलॉजिकल एक्शन अब इसका डिफरेंट साइड्स पे देख लेते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे अगर हम देखें तो ये आपकी डिक्रीज कर देती है फोर्स ऑफ मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन। फोर्स ऑफ मतलब मायोकार्डियल मसल्स पे एक्ट करेगी और वहाँ पर जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, उसको डिक्रीज करती है। तो अल्टीमेटली आपका कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होगा, वर्क होगा, ऑक्सीजन कंजम्पशन डिक्रीज होगी। और क्योंकि ये ऑक्सीजन कंजम्पशन को डिक्रीज करती है, दैट इज़ वाई ये आपकी एंजाइना और हार्ट फेलियर में यूजफुल है, उनके साथ उनके ट्रीटमेंट के साथ यूज़ की जाती है। रिस्पायरेटरी ट्रैक में अगर देखें तो ये आपको नहीं लेनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि देखिए ये सिंपैथेटिक एक्टिविटी को ब्लॉक कर रही है। तो ये बेसिकली जो आपके बीटा रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं आपके ब्रोंकाइज में, लंग्स में, उनको क्या करती है, उनको उनमें कंस्ट्रिक्शन कॉज करती है। तो अगर किसी पेशेंट को एजमा है, एजमेटिक्स में पहले से ही कंस्ट्रिक्शन होती है काफ़ी ज़्यादा, तो उस केस में आपका क्या होगा कि अगर आपने एंड्राल ले ली तो आपकी फर्दर वो वर्सन हो जाएगी कंडीशन। तो इसलिए ये एजमेटिक पेशेंट में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। कॉन्ट्राइंडिकेटेड मतलब वो नहीं ले सकते किसी भी सूरत। आई में क्या है, माइग्रेसिस कॉज करेगी और यूज किस में होती है, इंट्राओक्यूलर प्रेशर को रिड्यूस करने में। इंक्रीज सोडियम रिटेंशन, अब क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को क्या करती है, डिक्रीज करती है, तो रीनल परफ्यूजन डिक्रीज हो जाता है। रीनल परफ्यूजन यानी कि जो आपका रीनल फिल्ट्रेशन है एक तरह से वो कम हो जाती है, क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर कम हो रहा है। अब उसके रिजल्ट में आपकी जो है फिल्ट्रेशन कम होगी, तो फिर सोडियम जो है सोडियम भी फिर कम उसकी रिटेंशन होगी, ठीक है। और सॉरी, जो उसके रिजल्ट में फिर आपका सोडियम का रिटेंशन ज़्यादा हो जाता है और प्लाज्मा लेवल फिर इंक्रीज हो जाता है। डिस्टर्बेंस इन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, अब ये बेसिकली ना डिक्रीज कर देते हैं ग्लूकोज की सिक्रीशन को। अब जो डायबिटिक्स होते हैं, स्पेशली टाइप 1 डायबिटिक्स, तो अगर वो प्रोप्रानोलोल ले रहे हैं तो वो फिर मॉनिटरिंग जो होगी ना ग्लूकोज की, वो बड़ी केयरफुली उन्हें करनी चाहिए। उसके बाद थेराप्यूटिक यूजेस हम देख लेते हैं। थेराप्यूटिक यूजेस में आपका हाइपरटेंशन आ जाता है। ये हाइपरटेंशन में यूज़ होता है ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए, क्योंकि ये आपकी जो कार्डिक आउटपुट है उसको बेसिकली डिक्रीज करता है। और ब्लड प्रेशर हमने पढ़ा हुआ है कि ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू कार्डिक आउटपुट इनटू टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, काफ़ी बार हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आपका ग्लोकोमा है, ग्लोकोमा भी हम डिस्कस कर चुके हैं, उसमें भी ये यूज़ किया जाता है, ठीक है, इंट्राओक्यूलर प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए। एक और आपकी आ जाती है डिजीज़ जिसे हम माइग्रेन बोलते हैं। माइग्रेन में ये प्रोफाइलेक्टिकली यूज़ होता है, ठीक है। अगर किसी पेशेंट को ये पता है कि आपका एक स्पेसिफिक सिनेरियो में आपको हेडेक स्टार्ट हो जाता है, लेट्स से आपका एग्ज़ाम है और उस आपको पता है कि आपको एग्ज़ाम में हेडेक स्टार्ट हो सकता है, तो आप उससे पहले इंड्राल ले सकते हैं 10 mg, जो कि आपका प्रोफाइलेक्टिकली एक्ट करेगी। प्रोफाइलेक्टिकली मतलब आपको प्रिवेंट कर देगी माइग्रेन होने से, ठीक है। ट्रीटमेंट उसके बाद नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना, क्योंकि प्रोप्रानोलोल ऑक्सीजन की कंजम्पशन रिक्वायरमेंट को डिक्रीज करता है, तो अल्टीमेटली फिर हार्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो डिक्रीज होती है और आपका पेन रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, तो पेन में कमी आ जाती है। एडवर्स इफेक्ट जो हैं वो क्या है, एडवर्स इफेक्ट यही है कि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कॉज करेगा, एस्मेटिक्स में नहीं दे सकते। उसके अलावा आपके मेटाबॉलिज्म, क्योंकि ग्लूकोज के साथ ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करता है, डिस्टर्ब करता है, तो ये आपका बेसिकली मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर रहा है और आपके सेक्सुअल इम्पेयरमेंट भी कॉज करता है। जो उसके बाद जो नेक्स्ट ड्रग है वो आपकी रेजरपिन है, जो हमने कहा था कौन सी ड्रग है जो आपके रिलीज और अपटेक को क्या करती है, इफेक्ट करती है। अब बेसिकली ये क्या है, रेजरपिन क्या कर रही है, रेजरपिन एक स्पेसिफिक जो आपके रिसेप्टर्स होते हैं मैग्नीशियम एटीपी डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर्स ऑफ बायोजेनिक अमीन्स, ठीक है, ये ट्रांसपोर्टर का नाम है, यानी कि ये रिसेप्टर का नाम है, ठीक है। रेजरपिन बेसिकली इसको ब्लॉक कर देती है और जो नोरेपिनेफ्रिन हो गया, डोपामिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, वो साइटोप्लाज्म में बन तो जाता है लेकिन स्टोरेज वेसिकल के अंदर जाता ही नहीं है, ठीक है।
क्योंकि इसने ये जो जिधर से गुजर के ये नोरेपेनेफ्रिन डोपामिन सेरोटोनिन ने एंटर करना था वेसिकल को, स्टोरेज वेसिकल को, इसने उस चैनल को, उस रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर दिया। तो अब वो एंटर नहीं हो सकेंगे, अब एंटर नहीं हो सकेंगे तो रिलीज भी नहीं होंगे, रिलीज नहीं होंगे तो फिर आपका जो सिंपैथेटिक एक्शन है वो डिक्रीज कर जाएगा। तो ये भी आपका माइल्ड टू मॉडरेट जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं उनमें यूज़ किया जाता है। ये आपका स्लोली ही आपका ये होता है कि फॉलिंग ब्लड प्रेशर कॉज करता है, थोड़ा मतलब इसका स्लो एक्शन है, सिंपली देखें तो। ये हमारा चैप्टर जो था ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का ये कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।